जब भी आपके पास कभी कभी ऑर्डर्स आते हैं और आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, तब काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट रखा कहाँ पे। अभी 2-3 प्रोडक्ट्स हम ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ प्रोडक्ट थोड़ा ढूंढवाने की कहाँ पे रखे हुए प्रोडक्ट। देखेंगे कि क्योंकि वो छोटी छोटी आइटम्स होती है और मिलती नहीं बहुत बार। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा, अब यहाँ पे वो एक छोटी आइटम मिलना मतलब समुंदर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो अभी हम देखते हैं कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा प्रोडक्ट था? यार चीजल था, ये चीजल। भूल भी गया मेरा बंदा। ये चीजल था 1884। हाँ 1884 यार। 1884 चलो ढूंढते हैं 1884 1004 1884। ये लो। फिर 101 क्या चीजल? ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल चीजल 101 यहाँ पे होगा। देखो एक निकालना है, सब निकालना। एक ही शादी में आए हो क्या? यहाँ पे ये रहा 1001। लो इतना लोग नहीं, ये लो। ये है। वाह। कौन सा वाला? हाँ वो सेम ही है। ओके ये वाला। यस। प्रोडक्ट को ढूंढने में 2 मिनट लगे, अगर पता ना हो कि कहाँ पे रखा है तो शायद पूरा दिन निकल जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पूरा 360 डिग्री में देखिए और ऊपर है वो अलग। ठीक है, तो टाइम लग जाता है कभी कभी। तो इससे भी अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री है तो। ठीक है, ये सारे रैक्स रखे हुए हैं इसीलिए कि इसमें प्रोडक्ट सारे आप मैनेज कर सकें। आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक है, तो ये रैक्स का एक नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, और वो नंबर को आप असाइन कर सकते हैं, रैक का नंबर। ठीक है, वो सिस्टम रहता है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जहाँ पे आप उसका लोकेशन भी मैनेज कर सकते हैं कि वो कौन से रैक में कौन से सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेंटरी है तो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लोअर्स हैं जो एक टाइम में हम लोग हर महीने में 400-500 पीस बेचते थे। ठीक है, अब उसमें से हमारे पास ये इतने आए हुए हैं डैमेज में, और मैं आपको थोड़े बताता हूँ जो डैमेज में पड़े हुए हैं। और ये तो मतलब पूरा ही डैमेज हो गया इसका, ये देखिए। और थोड़े यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, देखिए कंडीशन इसकी। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डैमेज कंडीशन में आते हैं, फिर हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मतलब आप कबाड़ी को भी दे सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन 400-500 प्रोडक्ट्स बेचने के बाद 10-15 प्रोडक्ट्स ऐसे आना ये बहुत ही कॉमन है, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ई कॉमर्स में ये होता रहता है। ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड कैसे किया जाए, डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, FBA में अगर आप करते हैं बिजनेस तो FBA में क्या होता है कि आपको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है कुछ हद तक। तो FBA बेटर ऑप्शन है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ा डेलिकेट हो या फिर कोई इश्यू आता हो डिलीवरी में, तो वो FBA में ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ पे खुद मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको। ये दोस्तों नोवा के हेयर ड्रायर्स हैं और नोवा के ट्रिमर्स हैं। ठीक है, तो हमने खरीदे थे उनके ऑथराइज्ड पार्टनर से। ठीक है, ऑथराइज्ड पार्टनर से। ठीक है, जो शायद गुजरात में ही है ऑफिस उनका। लेकिन फिर उन्होंने हमें बीच में नोटिफिकेशन भेजा कि आप इसको बंद करना इसको बेचना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने वाले थे। तो ऐसी कंपनीज अचानक बीच में उठ के आ जाती है और बोलती है कि आप इसको बेचना बंद कर दो। तो उस समय आपकी स्टॉक जो पड़ा हुआ आपका स्टॉक वो वहाँ पर ही रह सकता है, क्योंकि हमने इसको ईबे में भी ट्राई किया था सेल करना और अमेज़ॉन में भी किया था। ठीक है, सब जगह उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा और ये प्रोडक्ट्स हमारी डीलिस्ट करवा दी। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बचे हुए यहाँ पे, किसी को गिफ्टिंग में भी काम में आ जाएगा या कहीं ऑफलाइन उसको सेल कर देंगे। बट ज़्यादा स्टॉक अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं कहीं से भी, तो वो मत करिएगा। अगर ऐसी ब्रांड हो कि आपको डाउटफुल लगे कि उसको बेचना चाहिए या ना बेचना चाहिए, उसका लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बिल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी सारी प्रोडक्ट्स में आप सोच समझ के हाथ डालिएगा। कुछ दिन पहले जब हमारे वेयर हाउस में लाइट नहीं थी, तब हम लोग एक प्रोडक्ट मतलब स्टैनली के प्रोडक्ट्स हम भेज रहे थे दूसरे सप्लायर को। तो उसका लिस्ट देखिए कुछ इस तरह बनाया था हमने। ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स थी जो हमने भेजी थी। ठीक है, और
यहाँ पर भी है। तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमने भेजी थी। एक गलती हमारे से ये हो गई कि हमने वो जो भी प्रोडक्ट हमने भेजे वहाँ पे उसको टैली में उसी समय माइनस नहीं किया। तो क्या हो गया कि उसका ऑर्डर आ गया एक प्रोडक्ट का, अब वो प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास क्योंकि वो हमने ऑफलाइन बेच दी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा अगर आपके साथ होता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, और आपको डर लगता है कि अब कमीशन भी कटेगा या फिर पेनाल्टी भी लगेगी, तो उस समय आप कस्टमर को, जहाँ पे आपको अलाउ है कस्टमर को फ़ोन करना, तो वहाँ पे आप कस्टमर को फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कि ईबे, वहाँ पे कस्टमर को फ़ोन करके आप उनको बोल सकते हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया और प्रॉब्लम हो गई है प्रोडक्ट की, तो प्लीज़ एक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ठीक है, देखिए बात करने से ज़्यादा ठीक है, मेल से भी आप कर सकते हैं, बट मेल से क्या होता है कि कस्टमर को सीधा यही लगता है कि कैसी कंपनी है, इनको पता ही नहीं है बिज़नेस कैसे करना है, और नेगेटिव फीडबैक भी दे देते हैं। अगर आप फ़ोन पे बात करेंगे तो फ़ोन पे लोग ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, तो फ़ोन पे आप अपनी इशू डिस्कस करिए उनके साथ और बोलिए कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इसीलिए ये प्रोडक्ट हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट को मैनेज करें बहुत माइन्यूटली, तो उस समय हम लोग कस्टमर को फ़ोन करवाते हैं और उनको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। तो उससे आपको पेनल्टी भी नहीं लगती है और आपका काम भी बन जाता है। ठीक है, और आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ पेटीएम के बारे में। 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे पेटीएम वॉलेट पे तो 2% का चार्ज लगाया था, जो उन्होंने बाद में निकाल लिया। तो ये क्यों हो रहा था ये मैं आपको समझाता हूँ, आपको आइडिया आएगा कि लोग हमारे कंट्री में कितने होशियार हैं। ठीक है, बेसिकली वो करते क्या थे कि क्रेडिट कार्ड से वो पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, लेट्स से कि आप 20,000 रुपये पेटीएम वॉलेट से क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे उनको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता था क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, तो वो एक टाइप का उनका अर्निंग हो गया, जो लॉयल्टी पॉइंट्स उनको मिलते हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, प्लस जो पैसा पेटीएम में आता था वो पैसा वो लोग विड्रॉ कर लेते थे अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो अब क्या होता था कि बैंक अकाउंट पे वो लोग उनको इंटरेस्ट मिलता है अलग से, बैंक जो इंटरेस्ट देती है उनको वो अलग से मिलता है उनको। तो क्रेडिट कार्ड में उनको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, बैंक अकाउंट में वही पैसे का उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो हो गया डबल प्रॉफिट। तो अब खुद आप समझिए कि मतलब कोई भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका मिसयूज़ कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे इतने क्रिएटिव हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि उसका फ़ायदा कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी है और काफ़ी लोग कर रहे हैं, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। ये आज न्यूज़ में है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अगर आपके पास वॉलेट में कार्ड में लिमिट ज़्यादा है, 50,000 है, ठीक है, 40,000, 50,000, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट में और लॉयल्टी पॉइंट्स में हर महीने कितना मिलेगा। ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो ऐसा करें क्योंकि ये गलत बात है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन करने वालों को हम रोक नहीं सकते। दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ अमेज़ॉन के बारे में। हमें सबको पता है कि अमेज़ॉन कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी क्यों है ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, फ्लिपकार्ट भी चाहे तो बड़ी कंपनी बन सकती है, स्नैपडील भी बन सकती है। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है, जब भी कोई कंपनी एक बड़ी लेवल पे पहुंचती है तब उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब कैसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाए। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में वो लोग उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जैसे एलेक्सा है, IMDb है, वैसे ऑडिबल है, वैसे बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पे वो लोग प्रॉफिट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट करते हैं, वहाँ पे उनका एक्सपेंसेस भी उतना नहीं होता है लेकिन इनकम ज़्यादा होता है। हमारी इंडियन कंपनीज़ जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, उनकी गलती अगर आप देखें तो क्या है, वो लोग जितनी भी कंपनीज़ एक्वायर कर रहे हैं मोस्टली वो सारी कंपनीज़ ई-कॉमर्स के रिलेटेड ही है। ठीक है, उन्होंने कोई भी ऐसी कंपनी एक्वायर नहीं की जहाँ पे उनको एडिशनल बेनिफिट मिले कंपनी को। कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, ऑल इज़ रिलेटेड टू ई-कॉमर्स। पेमेंट गेटवे की कंपनी खरीद ली, ठीक है, फिर लॉजिस्टिक कंपनी खरीद ली,
ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स खरीद ली दूसरी, ठीक है। अब ये सारी कंपनीज ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं, ठीक है। ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्टर जो है वो पूरा लॉस में चल रहा है। तो इसी वजह से मेरे पर्सनल कैलकुलेशंस के हिसाब से या आइडिया के हिसाब से या फिर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक ही यही रीज़न होता है कि कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर पाती है, क्योंकि वो लोग पहले कैप्चर करते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करते हैं, यही गलती हो जाती है। कॉम्पिटिटर्स को नहीं, कोई एक और प्रॉफिटेबल कंपनी खरीदिए, ठीक है। आईटी कंपनी है या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं, सिवाय कि जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी एक ब्रांड, तो वो एक ब्रांड से आपका कितना टाइम चलेगा, उसमें भी कंपटीशन आएगा। आपको दूसरी ब्रांड्स लानी होगी, आपको कैटेगरीज चेंज करनी होगी, ठीक है। सेम वे ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए कि हमारी जो कंपनीज़ है, इंडियन कंपनीज़, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि दूसरी फील्ड में कैसे हाथ डाला जाए। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी अभी तक, बट अब कमी हो गई है पैसों की, क्योंकि उनके पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा। तो जब था एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा उड़ा दिया, मार्केटिंग में उड़ा दिया, एम्प्लॉयज़ को मतलब जो सैलरी है बहुत हाई सैलरीज पे की, वो एम्प्लॉयज़ भी छोड़ के चले जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ को तो जॉब तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो कंपनीज़ के जो ओनर्स होते हैं, सीईओ कह लीजिए या फिर फाउंडर्स कह लीजिए, उनकी लाइफ उतनी भी इजी नहीं होती है। वो दिखते हैं बहुत ही इजी कूल, बट उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है, ठीक है। कभी कभी दिमाग में भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी है लाइफ दोस्तों। मतलब जो भी आप दूर से देख रहे हैं वो सब कुछ वैसा नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं, बट उनके माइंड में इतना प्रेशर होता है जो शायद वो लोग ही जानते होंगे, हम जैसे लोग नहीं जानते होंगे। और एक और बात है, फ्लिपकार्ट की तरफ से वो लोग कुछ फ़ीस जो है वो कट डाउन करने वाले हैं, कट डाउन कर भी दी है। मतलब सेलर फीस जो होती है उसमें थोड़ा वो लोग कट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अमेज़ॉन की तरफ से मेजरली। तो उनको करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ, ताकि सेलर्स उनको भी छोड़ के ना चले जाएं, जैसे स्नैपडील को छोड़ के जा रहे हैं। तो उन लोगों का जो फिक्स्ड फ़ी है उसमें करीबन 30% तक वो लोग ने रेट कम किए हैं। फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस जो थे उसमें करीबन 10% कम किए हैं। कैश ऑन डिलीवरी जो चार्जेस थे उसमें करीबन 40% कम किए हैं। और कुछ कैटेगरीज़ के भी वो लोग परसेंटेज जो हैं, कमीशन परसेंटेज, वो भी कम करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर है अगर फ्लिपकार्ट में आप सेल करने का सोच रहे हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक स्टेबल कंपनी है अभी फ़िलहाल इंडिया में। दूसरी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट एक मैं कह सकता हूँ एक ही ऐसी कंपनी है जो अमेज़ॉन को अभी टक्कर दे रही है, ठीक है। अब ये कंपनी भी अगर नहीं रहेगी तो फिर पूरा 100% डोमिनेंस जो है वो अमेज़ॉन का हो जाएगा इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा अमेज़ॉन बनाएगा वो पैसा चला जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में, तो अपनी जो डॉलर की वैल्यू है वो वहीं के वहीं रह जाएगी या फिर उससे भी बढ़ जाएगी। तो हम आशा तो यही करते हैं कि हमारी इंडियन कंपनीज़ भी आगे बढ़े, बट उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस पे भी फोकस करना है और सेलर एक्सपीरियंस पे भी फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें उतनी ईजी नहीं होती हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन को आप तो पता है कि उनके पास उनका पावर कितना है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। बट आई होप ये हमारी इंडियन कंपनी सर्वाइव कर जाए किसी भी हालत में, और सेलर्स पे भी थोड़ा फोकस करें। कुछ भी डेवलप करने के लिए रातों रात नहीं हो जाता है। काफ़ी सारे लोग भड़के हुए हैं, काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं, काफ़ी सारे लोग गालियाँ भी दे रहे हैं यूट्यूब कमेंट्स में कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती है दोस्तों। आप समझो एक बात कि मतलब कुछ भी आपको अच्छा करना है वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं हो जाता, बहुत प्लानिंग करने के बाद होता है। अगर आप गुस्सा हैं, आपको लग रहा है कि हेल्प नहीं मिल रही है, तो फिर आप प्लीज़ ग्रुप छोड़ के चले जाइए, ठीक है। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं और आप पूरे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आप कोई और तरीका ढूंढ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे अपने ये ग्रुप में सब स्टेप बाय स्टेप होगा, एक ही रात में सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप ये बात को प्लीज़ समझिए, ठीक है। और गालियाँ लिखने से पहले एक बार सोचिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कि उससे मेरी इज्जत कम नहीं होगी, आपकी इज्जत ही ख़राब होगी। तो जो भी लिख रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बुरा नहीं लग रहा है कोई भी लिख रहा है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मेरा क्या है, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं जो लिखते हैं, ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी ने कोई गाली नहीं दी होगी। सो इट्स नॉट अ बिग डील, दे सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जब आप देते हो तब याद रखना कि आप ही वहाँ पे दिखते हो, देखिए आपका नाम भी दिखता है। तो ऐसा ना हो कि फिर प्रॉब्लम हो आपको ही बाद में।
ठीक है, क्योंकि आप जैसा इंप्रेशन खुद का क्रिएट करोगे सामने वैसा इंप्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, किसी ने कहा था ये कि अगर आप अच्छे हैं या बुरे, जो भी हैं, आप अच्छे हैं या बुरे, उसका एक बार थप्पा लग जाता है तो वो थप्पा लग ही जाता है। ठीक है, उसको आप बाद में नहीं सुधार सकते। तो आप डिसाइड कर लो कि आप अच्छे हैं या बुरे। ठीक है, थप्पा मत लगवाइए आपका, इतना ओपनली इतना थप्पा आप मत लगवाइए आपका, जो भी है। अगर आपको कोई इशू है, मेरे से कोई इशू है, तो आप मुझे बताओ, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। ठीक है, गालियाँ लिख के आप मन की भड़ास निकाल लोगे कॉमन प्लेटफॉर्म में, क्या मिलेगा आपको। मेरे को तो ऐसे मैसेजेस देखता हूँ तो मेरे को हंसी आती है, तो मैं मेरे स्टाफ को भी दिखाता हूँ ऑफिस में कि देखो लोगों ने गालियाँ दी है यहाँ पे, तो वो भी देखते हैं और हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो यही होगा, आप गालियाँ लिखोगे तो यही होगा, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो एक बात आप लोग ये समझ लीजिए, ये अब मैं वीडियो क्लोज करूँगा कि यहाँ पे मैं मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही सीरियस चैनल है, ये पूरा अलग तरीका का चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, आप लोग डिपेंडेड हैं मेरे ऊपर, काफ़ी सारे लोग, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहें, इसलिए ग्रुप्स बनाएं। इसलिए सोर्सिंग का मैंने आपको बोला पहले कि सोर्सिंग भी कर लो। ठीक है, डेडिकेटेड हेल्पर की भी मैंने कोशिश की कुछ ग्रुप्स में डालने की, लेकिन वो ग्रुप्स भी अभी साइलेंट हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है वहाँ पर भी। तो यही कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर लें, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, देयर इज़ नो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसका कोई हम लेवल मेजर नहीं कर सकते कि हाँ ये बंदा अब सेटिस्फाइड हो गया लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होगा और हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप भी अगर हैप्पी नहीं है मेरे से तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कुछ करने की। ठीक है, और चाहो तो लिख सकते हो एज़ यूजुअल, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ईबे के फॉर्म के बारे में मत भूलिएगा, पावरशिप और लिमिट इंक्रीज फॉर्म के बारे में जाने से पहले ये मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसके बेसिस पे ही आपकी लिमिट इंक्रीज होगी और पावरशिप एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो इंसर्शन फीस हैं और जो कमीशन है, वो जैसे कि मैंने बताया आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो अच्छा होगा तो उसको भी कम करवाने की कोशिश मैं करूँगा, और कमीशन काफ़ी हद तक कम करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इंसर्शन फ़ी जो है वो भी हटा देने की कोशिश करूँगा, बट पहले आपको थोड़ा सेल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सेल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोर्सिंग भी कहीं से आप चालू रखिए, मार्केट घूमिए, होलसेलर से मिलिए। इंपोर्ट के बारे में मत सोचिए अभी, अगर आपके पास IC कोड नहीं है, और अगर IC कोड है तो BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट अटक जाएगा, मतलब आएगा यहाँ पे और उसमें प्रोडक्ट में BIS सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो वो अटक जाएगा प्रोडक्ट वहाँ पे। वो बहुत ही ज़रूरी होता है BIS सर्टिफिकेशन, तो उसके बिना प्रोडक्ट इंपोर्ट मत करिएगा। ठीक है, अभी ये मैंडेटरी हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इंडिया में, कोई भी प्रोडक्ट BIS सर्टिफिकेशन के बिना आप नहीं ला सकते। ठीक है, दैट्स अ रूल। तो अगर जो भी ला रहे हैं वो ला रहे हैं, लेकिन आपको अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता। ठीक है, पैसे का सवाल है, इसलिए दोस्तों मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब ये सारा खेल पैसे का है। ठीक है, मैं अगर आपको कोई भी गलत सजेशन दूंगा या आइडिया दूंगा, आप सीधा फाइनेंशियली इम्पैक्ट हो जाएंगे और बाद में आप लोग मुझे ही बोलेंगे। ठीक है, तो मैं रोज़ रोज़ इसलिए कहता रहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मनी। ये चैनल जो है इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग पैसों के साथ खेल रहे हैं मेरी बात सुनकर। ठीक है, और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ये बात जायज़ है कि पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए ही मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ ये सारे मैटर्स में, और लोग सोचते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। अब लगता है तो मैं क्या करूँ, एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि मैं हूँ बिज़नेस के बैकग्राउंड से अभी पिछले काफ़ी सारे टाइम से, और बिज़नेस में जब आप घुसते हैं ना तो आपका एटीट्यूड चेंज हो ही जाता है दोस्तों। जॉब में जब आप रहते हैं तब आपका एटीट्यूड डिफरेंट रहता है, बिज़नेस में जब आप घुसते हैं तब आपका एटीट्यूड डिफरेंट रहता है। आप एक बार बिज़नेस में घुसिए, आपको पता चलेगा कि आपका एटीट्यूड कैसे बदल रहा है। ठीक है, आपका भी एटीट्यूड बदल जाएगा, एटीट्यूड बदलाना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस नहीं चलता है वैसे। आप अपने वेंडर्स के साथ जब बात कर रहे हैं तब आपका एटीट्यूड अलग रखना होगा, आप जब कस्टमर से बात कर रहे हैं आपको एटीट्यूड अलग रखना होगा, फैमिली से बात कर रहे हैं एटीट्यूड अलग रखना होगा, दोस्तों से बात कर रहे हैं एटीट्यूड अलग रखना होगा। आपको हर एक तरह के एटीट्यूड अलग अलग रखने होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाइपर और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एटीट्यूड हो जाता है आपके बिज़नेस में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है। तो
वो एटीट्यूड भी एक मैटर करता है, कि एटीट्यूड भी होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में, ठीक है। और जॉब में भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिज़नेस में आप थोड़े अलग लोगों से डील करते हैं तो वहाँ पे कुछ एटीट्यूड वैसा ही चाहिए। जाने से पहले और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, काफ़ी सारी बातें बताना है मुझे, पर अब याद नहीं आ रहा क्या क्या पहले बोलूँ। फेसबुक में भी आप चाहें तो अपना एक स्टोर बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया अपना फेसबुक में, ठीक है। और फेसबुक में भी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके फेसबुक पर्सनल अकाउंट में, फेसबुक के खुद के अकाउंट में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आप एक पेज बनाइए और उनको इनवाइट करिए पेज में ज्वाइन होने के लिए। आप जो भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं आप डायरेक्टली उनको भी बेच सकते हैं, ठीक है, एट अ सर्टन गिवन डिस्काउंट, तो वो लोग भी लेंगे। जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, ज़रूरी नहीं है कि सब ऑनलाइन ही लेंगे, अगर आपको लोग पहचानते हैं तो आपसे भी लेंगे वो लोग, ठीक है। मैं नहीं डालता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स अपने पेज में, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से हूँ बिज़नेस में, और अगर मैं ऐसे डालूँगा तो मे भी कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है बंदा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे थोड़ी टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे शर्म सी भी आती है, लेकिन बिज़नेस में शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं बात में मानता हूँ कि बिज़नेस में शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे आती है वहाँ पे फेसबुक में डालने के लिए, इसलिए मैंने फेसबुक में अलग पेज ही क्रिएट कर दिया है और सब लोगों को वहाँ पे इनवाइट कर दिया है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे पेज में डालता हूँ, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में नहीं डालता हूँ, पेज में डालता हूँ, तो वहाँ से सेल होती है। जो लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, करीबन 600-700 के आसपास हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाते हैं और उनको जो पसंद आता है कभी कभी मैसेज करते हैं, और तो यहाँ से मैं भेज देता हूँ, तो मेरा सेल वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ऐसे सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी आप सेल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं तो 50,000 का तो सेल हो जाएगा आपके साल का, 1 लाख का तो हो जाएगा, ऐसा सोचिए जो भी हुआ वो काम का। तो फेसबुक में भी एक पेज बना लीजिए और वहाँ पे भी ट्राई करिए सेल करने का। तो वहाँ पे आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, बहुत सारे लोग करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन आप विद बिल बेच रहे हैं तो उसका इनवॉइस भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब इनवॉइस से मुझे याद आया कि टैक्स इनवॉइस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग खरीद रहे हैं मटेरियल हमसे, ठीक है, अगर उनके पास वैट और CST नंबर है, ठीक है, तो मैं उनको टैक्स इनवॉइस दूंगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस जो है उसका जो फॉर्मेट होता है ऊपर, अगर आप दूसरे स्टेट से ऑर्डर कर रहे हैं तो ऊपर रिटेल इनवॉइस और रेफरेंस में टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू टैक्स इनवॉइस। और आपका टैक्स की जो डिटेल्स रहेंगी, नीचे टैक्स अमाउंट रहेगी और नीचे रहेगी आपके वैट नंबर और CST नंबर, ठीक है, तो वैसे मिलेगा। प्लस अगर आप मुझे जो C फॉर्म है वो दे पाएंगे, तो C फॉर्म देने से एक एडिशनल ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, लेट्स से कि 5% कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम 2% कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से बिलिंग होगा। बट इनिशियली जब आप हमसे खरीदेंगे उस वक्त आपको जो एक्चुअल टैक्स है वो पे करना होगा। जब आप हमें C फॉर्म देंगे उस टाइम पे आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। क्योंकि ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं 2% में, फिर बाद में C फॉर्म नहीं देते हैं, तो हमको वो लॉस में हो जाता है। तो जैसे ही C फॉर्म कोई देगा तो वो इनवॉइस के अगेंस्ट जितनी भी डिफरेंस आ रही है वो बाद में हम उनको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। कोई भी ऑर्डर डाल रहा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो जो नाम से बिल चाहिए, टैक्स इनवॉइस से चाहिए या पर्सनल नाम से चाहिए, वो वहाँ पे एडिशनल कमेंट्स में मेंशन कर दे कि आई नीड दिस इनवॉइस ऑन माय कंपनी नेम एंड दिस इज़ द डिटेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो, या फेसबुक चैट में पूछ ले या फिर हमारे कस्टमर केयर वाले व्हाट्सएप नंबर पे पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। कोई प्रोडक्ट अभी है क्या नहीं, मैं देखता हूँ कोई प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए। लेट्स सी, 1 सेकेंड। अभी एक आपको एक सिनारियो बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं ऐसा ऑनलाइन में, बहुत सारे लोग, और उसको हैंडल करने का भी एक तरीका होता है। अब ये एक फ़िलिप्स का हेडफोन है, वायरलेस हेडफोन, ठीक है, ब्लूटूथ से जो चलता है वो। अब ये वाला प्रोडक्ट हमने कस्टमर को भेजा था एकदम सही कंडीशन में। अब कस्टमर ने जब हमको वापस किया तब ऐसे वापस किया, पूरी तरह से खोल के, है नया बट पूरी तरह से खोल के
और ऐसे कंडीशन में भेजा है कि हम इसको वापस नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो है बिल्कुल नया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यही प्रोडक्ट फिर से वो लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आया इस कंडीशन में और बॉक्स खुला हुआ है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि यस ये एक गलत काम करके हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब हम इसको किसी और को बेवकूफ़ बना के ये प्रोडक्ट हम उनको दे देंगे और फिर वो हम नया प्रोडक्ट ले लेंगे। ऐसा सोचने वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं कि चलो अभी का फ़ायदा हम ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि यही प्रोडक्ट फिर से ऑर्डर करेंगे अमेज़ॉन से, नया वाला, ठीक है, सेलर की बात कर रहा हूँ, यही नया वाला ऑर्डर करेंगे और ये पुराना वाला भेज देंगे। तो उसके पास नया पूरा सील्ड पैक प्रोडक्ट आ जाएगा जो वो फिर से सेल कर पाएगा ऑनलाइन, और ये वाला खुला हुआ उसको भेज देगा। तो अब क्या होता रहेगा कि यही प्रोडक्ट अगर हर एक सेलर ऐसे ही सोचेगा तो यही प्रोडक्ट ऐसे ही घूमता रहेगा पूरे इंडिया में और हर एक लोग उसको नया मंगवाएंगे और पुराना वाला ऐसे ही भेजते रहेंगे, पूरे इंडिया में घूमता रहेगा ये प्रोडक्ट अगले 10 सालों तक। तो देखिए हमारे पास भी ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, हम भी चाहें तो ये कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये गलत है। अगर हम करेंगे ऐसा तो 10 सेलर और करेंगे ऐसा, 20 सेलर और करेंगे, 100 सेलर और करेंगे, 1000 सेलर और करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लेम रेज करना है, ठीक है, और उसी वक्त क्लेम रेज करना है और अमेज़ॉन, ईबे जो भी है उनको बताना है कि दिस इज़ द कंडीशन व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन एंड वी नीड आवर मनी बैक। थोड़ा एडमेंट रहना है, थोड़ा स्टबन रहना है और उनको बोलना है कि ऐसे हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे अमेज़ॉन में इफ़ वी रिसीव द प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन। बट अगर वो कुरियर आपने खुद की यूज़ की है तो फिर आपको रिफ़ंड मिलने के चांसेस कम है। अगर उनकी कुरियर यूज़ की है तो ही आपको रिफ़ंड मिलेगा, अदरवाइज़ ये डब्बे के अंदर यही प्रोडक्ट जो है आपको लाइफ टाइम में भी खुद के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और खुद के लिए पता है आप जब यूज़ करेंगे तब मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो ये लॉस में किया हुआ है बिज़नेस।